हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है प्लस जो एडिटोरियल्स है उसका डिस्कशन हो रहा है। द हिंदू के ये आर्टिकल्स और न्यूज़ एनालिसिस होगा। आज है 29 मार्च, मंडे से हम लोग ट्राई करेंगे इंडियन एक्सप्रेस प्लस पीआईबी इनको भी इंक्लूड करें। आइए स्टार्ट करते हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 3 से। हुआ क्या है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से रिलेटेड ये न्यूज़ आर्टिकल है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ये आया था आपका 2015 में। गवर्नमेंट ने फेस किया कि जो गोल्ड का डिमांड है वो इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है। और गोल्ड ऑब्वियस ही बात है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है लार्ज अमाउंट में। तो इसका जो पेमेंट है वो कैसे करते हैं हम लोग, डॉलर में। ठीक है। तो ये जो गोल्ड का डिमांड है वो इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है तो इंपोर्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान किया कि ये स्कीम ले आए, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसके अंदर कोई भी पर्सन बैंक जाएगा और गोल्ड को गिरवी रख देगा। ठीक है। कुछ इंटरेस्ट रेट होगा, लगेगा उसके ऊपर, वो सेकेंडरी चीज़ है। और बैंक उस गोल्ड को किसी भी थर्ड पार्टी को सेल कर सकता था। मतलब कि कल्याण ज्वेलर्स को दे दिया, भाई जाओ तुम गोल्ड बनाओ। ठीक है। इनको दे देगा। जो ये पर्सन है ये गोल्ड को गिरवी रख सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब हो जाता है यहाँ पे लगभग 1 साल से लेके 3 साल तक, ये शॉर्ट टर्म है। और जो मीडियम टर्म है ये 5 ईयर से लेके 7 ईयर तक का था। और लॉन्ग टर्म 12 साल से लेके 15 साल तक ये गिरवी रख सकता था। और जब ये पर्सन का ये जो टेन्योर है ख़त्म हो जाता तब ये जाता बैंक के पास। ठीक है। कि मेरा गोल्ड वापस करो। और जो गोल्ड का रेट चल रहा होगा उस समय, जैसे कि 2016 तक अप्रॉक्स 65K के अराउंड गोल्ड का प्राइस था। ये पर्सन जाता है 2025 मान लेते हैं, इस समय गोल्ड का प्राइस अप्रॉक्स 90K है। तो इस अमाउंट के अकॉर्डिंग उसको पे करना होता बैंक को कि अच्छा ये हो गया आपका 90,000 रुपये प्रति ग्राम चल रहा है, ये लीजिए आपका 90,000 रुपये। ठीक है। इतना अमाउंट बैंकों को पे करना होता। या फिर ये पर्सन जो था इसके पास ऑप्शन थे, ये उस समय उतना गोल्ड ले सकता था जितना इसने बैंक को गिरवी दिया था, या फिर उसके बदले में कैश में पैसा ले लो। ठीक है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में ये काम कर सकता था। जो ये शॉर्ट टर्म था इसका इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता था, बैंक खुद। जिस बैंक में डिपॉजिट किया वो बैंक अपना देख ले। जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म था इसका इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड कर रहा था, आरबीआई, गवर्नमेंट। ठीक है। आरबीआई डिसाइड कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि भाई साहब जो पर्सन 2016-17 में आ रहा है 65K के अराउंड वो प्रति ग्राम हमारे पास गिरवी रख रहा है, कुछ ही सालों में आता है वापस और 90,000 हमसे लेके जा रहा है। ठीक है। तो जहाँ ये लोग पैसा बचाने का सोच रहे थे इनके जेब से उससे ज़्यादा अमाउंट निकल रहा था। तो ये स्कीम उतना फ्रूटफुल रहा नहीं, उतना मतलब कि फ़ायदेमंद है नहीं गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है जो ये मीडियम टर्म है और जो ये लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, इन दोनों को बंद कर देंगे कि भाई ये अब से बंद है। ठीक है। इस नोटिस के बाद से बंद कर दिया गया। रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब सिर्फ और सिर्फ मीडियम टर्म और प्लस लॉन्ग टर्म ही क्यों, शॉर्ट टर्म को क्यों नहीं बंद किया। शॉर्ट टर्म का सीधा सीधा सा है कि शॉर्ट टर्म का जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन डिसाइड कर रहा था, बैंक। तो गवर्नमेंट कहता है देखो हमने तो अपना पल्ला झाड़ लिया भाई साहब, अब बैंक को देखना है कि वो कितने इंटरेस्ट रेट में देना चाहता है, या फिर देना भी चाह रहा है कि नहीं, ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लागू रखना चाहता है कि नहीं, ये सब बैंक के ऊपर है। हम तो भाई यहाँ से निकलते हैं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये पूरा स्कीम था। ठीक है। याद रखिएगा कि आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म चल रहा है,
जिसे कौन देखता है? बैंक देख रहा है। जिस भी बैंक को वो जो लोन दिया है वो देख रहा है। बाकी मीडियम और लॉन्ग टर्म से गवर्नमेंट ने हाथ खींच लिया, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये अच्छा आर्टिकल था, प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है कि यूएस है ना आज की डेट में इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस चाहता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। यूएस है ना इंडिया में अपना कॉटन, कॉर्न और सोयाबीन को एक्सपोर्ट करना चाहता है लार्ज अमाउंट में। क्यों? क्योंकि हमसे पहले ये चाइना को एक्सपोर्ट करता था। बट चाइना ने क्या किया कि ट्रम्प आए, ट्रम्प ने इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया लार्ज अमाउंट पे। तो चाइना अभी शांति से बोला कि ठीक है, तुम हम पे लगा रहे हो टैरिफ, तो हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं, मतलब कि अगर आपने हमारे 50% टैरिफ लगाया हमारे किसी प्रोडक्ट पे, तो चाइना भी 50% टैरिफ लगाएगा उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। तो इसके कारण क्या हुआ, ये रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण, तो ये जो कॉटन, कॉर्न, सोयाबीन का बड़ा मार्केट हुआ करता था चाइना अमेरिका के लिए, वो बंद हो गया। तो ट्रम्प चाहते हैं कि इंडिया अपना एक्सेस दे। तो अगर एक्सेस नहीं देगा तो हम ये लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया भी इनके प्रोडक्ट्स पे, ये तीनों प्रोडक्ट्स के ऊपर लार्ज अमाउंट पे टैरिफ लगाता है। अमेरिका ये जो तीन प्रोडक्ट है, कॉटन, कॉर्न, सोयाबीन, ये लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है। बट पिछले कुछ समय से जो ग्लोबल मार्केट में इनकी डिमांड है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब चाइना का सिनेरियो देखिए। चाइना लार्ज अमाउंट में इंपोर्ट किया करता था ये जो सोयाबीन, कॉटन, कॉर्न को। बट धीरे धीरे इसका डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि ये आपका 2022 में था, 32.4% अमेरिका से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करता था चाइना। 23 में इंपोर्ट कितना हो गया? 24.3। और ये आपका 2024 आते आते कितना रह गया? 21% तक ही रह गया एकदम। ठीक है, तो ये लार्ज अमाउंट में डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। तो अब चाइना को तो रिड्यूस कर दिया अपनी डिपेंडेंसी यूएस के सामने। ठीक है, तो अब यूएस चाह रहा है कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव देखा जाए चाइना का। तो इंडिया से बड़ा मार्केट कोई नहीं है इनके लिए आज के डेट में। तो इंडिया का जो मार्केट एक्सेस है वो चाहता है चाइना। देखिए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का रिपोर्ट है 2025 का कि आने वाले टाइम पे जो डिमांड है एनिमल प्रोडक्ट का, जैसे मिल्क, एग, फिश, मीट, इंडिया में इंक्रीज होने वाला है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो एनिमल को खिलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, जो चारा बोलते हैं हम लोग। उसके लिए कॉर्न, सोयाबीन की मील, इन सब की भी डिमांड तेज़ी से इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में ना रैप जो इनकम है लोगों की वो इंक्रीज़ हो रही है। तो आने वाले टाइम पे इन चीज़ों का, जैसे कॉर्न कंजम्पशन या सोयाबीन मील कंजम्पशन, ये इंक्रीज़ हो जाएगी। आज के डेट में 22-23 में ये 34.7 मिलियन टन है, जो कि 2050 आते आते 200.2 मिलियन टन हो सकता है। सेम सिनेरियो आपका सोयाबीन के लिए भी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी नहीं है कि ये फिगर का, जरूरी ये है कि कौन सा प्रोडक्ट आने वाले टाइम में डिमांड इंक्रीज हो सकती है। और माना जा रहा है कि इंडिया लार्ज अमाउंट में इंपोर्ट कराएगा इन प्रोडक्ट्स को, चाहे वो कॉर्न हो या फिर सोयाबीन मील प्रोडक्ट्स हो। बट यूएस के सामने चैलेंजेस क्या है कि यूएस के डिपार्टमेंट ने तो बता दिया भाई इंडिया बड़ी मार्केट है, वहाँ पे जाके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट ये लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये लोग आज तक चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों थे? ठीक है, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं, चाइना के ऊपर ये लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ करते थे, बट चाइना ने अपनी डिपेंडेंसी एकदम से कम कर दी। देख रहे हो आप लोग, ईयर बाय ईयर कितने तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है। देखो चाइना ने भी क्या किया कि जैसे ही इनके ऊपर ट्रम्प ने टैरिफ लगाना स्टार्ट किया, इन्होंने भी ऑल्टरनेटिव मार्केट देख लिया कि आपसे ज़्यादा एक्सपोर्ट तो हमें ब्राज़ील कर देगा। ब्राज़ील लार्ज अमाउंट में कॉर्न, सोयाबीन, ये सब प्रोड्यूस करता है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि अब ये लोग एक्सपोर्ट कराएंगे, सॉरी इंपोर्ट कराएंगे कहाँ से? ब्राज़ील से। तो अब इंडिया में यूएस को एक्सेस चाहिए, तो उन्होंने बोला है, ट्रम्प साहब ने बोला है इंडिया को कि देखो आप लोग ना 45% का कस्टम ड्यूटी लगाते हो हमारे सोयाबीन पे, और 50% का कॉर्न पे हम लोगों का आप टैरिफ लगाते हो। ये होता क्या है देखिए,
जो प्रोडक्ट अमेरिका में 100 रुपये में है वो इंडिया मार्केट में आता है, तो 45% इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग जाता है, यानी इंडियन मार्केट में वो 145 का बिक रहा है। सेम सिनेरियो आपके लिए सोयाबीन का चला जाता है कि वो 100 रुपये का अगर अमेरिका में, तो इंडिया में आके 150 का हो जाएगा, तो महंगा हो जाएगा। तो इंडियन मार्केट में कोई भी महंगा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? तो बोल रहे हैं यूएस की ये जो आप लगा रहे हो ना, इसे नेगलेक्ट करो, नहीं तो हम भी इतने ही लार्ज अमाउंट पे आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी टैरिफ लगा देंगे 45% 50% का। दूसरा है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम है, शॉर्ट में जीएम बोलते हैं, कॉर्न हो या फिर सोयाबीन हो, इन पे इंडिया ने क्या कर रखा है? बैन कर रखा है। तो ये बैन हटाने की बात की जा रही है अमेरिका द्वारा। इंडिया अपने मार्केट में इसे बैन क्यों करके रखा है? एक तो अपनी मार्केट को बचाने के लिए, और दूसरा ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं जो दूसरे देश से आते हैं, तो कोई उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया गया इंडिया में कि ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये हमारे नेशन में जो लोगों के हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं डालेंगे, इसलिए इसे बैन करके रखता है इंडिया। अब देखिए, चाइना बड़ा मार्केट था, अभी तक हमने पढ़ लिया यूएस के लिए, बट इंडिया कभी भी बड़ा मार्केट नहीं था इनके लिए, सोयाबीन हो या फिर आप कॉटन बोलो या फिर कॉर्न बोलो, ठीक है। बहुत कम अमाउंट में हम लोग वहाँ से इंपोर्ट कराते हैं अपना प्रोडक्ट, ये जो कॉर्न है सोयाबीन है, ठीक है। तो इसे इंक्रीज करना है, तो ये सब हटाने की ज़रूरत है। अब ट्रंप ने बोला कि देखो, अगर आपने ये नहीं हटाया तो जैसे मैं बताया ना, टैरिफ लगा देंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देंगे। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? जैसे इंडिया ने बैन लगा रखा है जीएम क्रॉप्स के ऊपर इनके, कि कोई भी जीएम प्रोडक्ट आएगा हम उसके ऊपर बैन लगा देंगे। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है आपका कि हाल ही में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है या आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और ये कहते हैं कि जो हाल ही में लोकसभा के इलेक्शंस हुए उसमें ये देखा गया, 2024 में हुआ था, कि जो लोग वोट करने पहुंचे, जो वोटर्स थे, उनका जो फिगर था ईवीएम पे जितने लोग वोट किए हैं, दोनों मिसमैच किए हैं। मतलब वोटर्स लोग जितने पहुंचे हैं वो फिगर कुछ और है, और ईवीएम पे जो फिगर शो कर रहा है कि इतने लोग वोटिंग करने पहुंचे हैं, ये काफ़ी मिसमैच हो रहा था। कई जगहों पे ये 100 का डिफरेंस दिखा रहा था, कई जगहों पे 1000 का, और कई जगहों पे 35,000 तक का ये डिफरेंस देखने के लिए मिला है। इसे आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये लोग कह रहे हैं कि फॉर्म 17C क्या होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ इसे। गवर्नमेंट को, जो ये इलेक्शन कमीशन है, इसे अपनी वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अपलोड कर देना चाहिए। कितने घंटे के अंदर? 48 आवर्स के अंदर इसे अपलोड कर देना चाहिए। अब समझते हैं कि फॉर्म 17C है क्या। देखिए, जैसे आप वोटिंग करने पहुंचते हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है फॉर्म 17A, जहाँ पर आप जा करके अपना साइन करते हो उस फॉर्म पे, ठीक है। फॉर्म 17C, इसमें जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है पोलिंग बूथ का, वो इसमें ईवीएम का नंबर डालता है, ये कौन ईवीएम का नंबर क्या है, वहाँ पे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स आए हुए हैं, जो भी ऑफिसर्स आए हुए हैं, उन लोगों का नाम होता है, ठीक है। देन कितने लोग वोट करने पहुंचे हैं, कितने लोगों ने वोटिंग की है, ठीक है, कितने लोगों ने वोटिंग की, इनमें से कितने लोगों को रिफ्यूज़ कर दिया गया कि आप वोट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे डाले, वो भी 48 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के अंदर। इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, देखिए, अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग पहले ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, उनका एजेंट आता है उस पोलिंग बूथ पे, एजेंट रहता है, उसको ये इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। पब्लिकली इसे देना कहीं से सेंस नहीं कर रहा। अगर सपोज करो 48 आवर्स के अंदर अगर हमने अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया कि हाँ इतने लोगों ने वोट किया है, तो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सकता है लोगों के अंदर कि देखो, आजकल देखते हैं ना व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता है मिस इन्फॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ पे वोटिंग हुई है, कहीं हम लोग हार रहे हैं। अगले फेज में, जैसे कि इलेक्शन कितने मंथ चलता है आपका, 1.5 मंथ, ठीक है। तो बहुत सारे फेजेस में होता है, तो पता चला फर्स्ट फेज में इतने वोट हुए, ये इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल गया, ये लोग बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे कि देखो हम लोग हार रहे हैं, जल्दी आप आओ दूसरे फेज में।
हम लोगों को वोट करो, और ये कम्युनिटी के लोग या फिर ये लोग हम लोगों को वोट नहीं कर रहे, इनको पोलिंग बूथ पे जाने से रोको। तो इस तरीके के का भी कोई भी चीज़ हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है इसलिए हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं लोगों के बीच में। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है कि देखिए लोकसभा का इलेक्शन हुआ 2024 में, और इसी 6 मंथ के बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 2024 में। इस 6 मंथ में 40 लाख नए वोटर्स कहाँ से आ गए, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए कि इतने कम ड्यूरेशन में इतने ज़्यादा वोटर्स कहाँ से आ गए। ठीक है, ये सवाल पूछा जा रहा है इन लोगों से। फिर ये पूछा जा रहा है कि आप, कई स्टेट में देखा गया है कि जो एपिक नंबर है, जो वोटर कार्ड पे आपका जो नंबर है वो सेम है दो लोगों का। इसके बारे में बताया। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि देखिए इसके लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, एरो नेट। एरो नेट क्या है, हमने बहुत ज़्यादा बात कर लिया है इस प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है कि दो, अगर एपिक नंबर सेम रहा, जो वोटर आईडी पे आपका नंबर सेम रहा, तो एरर शो कर देगा, तो उसको नया मिल जाएगा। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन का यही स्टैंड है कि हम जो ये फॉर्म 17C है इसे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, या मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो सकता है। और जो कंडक्ट किया जाता है, ये जो, जैसे कि ये जो देख रहे हो, जो ईवीएम और जो लोग एक्चुअली वोटिंग करने पहुंचे हैं, जो ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, वोटिंग करने पहुंचे हैं, ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, इसके पीछे एक तो रीज़न ये है कि जो ईवीएम होता है इसकी चेकिंग होती है पहले। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने जो भी होता है, किसी को डाउट होता है तो वो चालू करके देखते हैं, उसमें कुछ फिगर्स पहले से ही अपलोडेड होते हैं, तो उसके कारण देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि ह्यूमन एरर, जो भी ऑफिसर पहुंचते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पहुंचते हैं, तो उन सब से माइन्यूट एरर हो सकता है, वो लोगों से कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती है। और इन लोगों को ट्रेन भी करना मुश्किल है, क्योंकि लाखों में होते हैं लोग, इनको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और इन लोगों को लार्ज अमाउंट में ट्रेन करना काफ़ी बड़ा बर्डन आ सकता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो अभी तक यही आया है न्यूज़ में। अगर अगला कोई अपडेट आता है तो हम उसको डिटेल मैनर में समझेंगे।